वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 तारीख से 7 तारीख यानी 1 अगस्त के सबसे पहले हफ्ते 1 से 7 के बीच मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसका सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माताओं को, महिलाओं को और माओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज कर सके, स्तनपान के लिए उन्हें हम इनकरेज कर सके, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चों के लिए, छोटे शिशुओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इट इज द मोस्ट एसेंशियल फूड, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट दैट एनी मदर कैन गिव टू हिज और हर, टू गिव हर चाइल्ड। तो बच्चों में ये जो ब्रेस्ट फीड ले रहे होते हैं, उन बच्चों में ये देखा गया है कि उन्हें कई तरह की बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ एस्थमा, रेस्पिरेटरी बीमारियां और कई तरह की जो एलर्जीज होते हैं वो इनसे दूर होते हैं, बचे हुए रहते हैं। इसका जो अच्छा प्रभाव है वो माताओं पे यानी माओं पे भी पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का खतरा कम रहता है। जो शिशु के ये शुरुआती 6 महीने हैं वो उस बच्चे के पूर्णतः स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ और इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल होते हैं। और हमें इंश्योर करना चाहिए कि माँ जो है वो अपने इस समय, खासकर पहले 6 महीने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सके। इस साल 2021 का जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इसका थीम भी है टू प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करे, साथ ही साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि वो माँ को एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट दे जहाँ उसे काम का थोड़ा कम स्ट्रेस हो और साइकोलॉजिकली भी वो हैप्पी हो, खुश रहे, ताकि वो बच्चे को अच्छे से ज्यादा समय साथ में रह करके उससे ब्रेस्ट फीड कर सके, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है छोटे बच्चों के लिए। और इस समय किसी भी बाकी दूध या फॉर्मूला मिल्क हो गया या काउज मिल्क हो गया, उससे कहीं ज्यादा मदर्स मिल्क वैल्यूबल है। नेडी सर्कल इसी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पे एक मीडिया इवेंट कर रहा है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस सीरीज करके, जिसपे हम डॉक्टर्स जैसे पीडियाट्रिशियंस, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, इनसे बातें कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माताओं को अगर ब्रेस्ट फीड करना है तो उसमें उन्हें कुछ परेशानी आ रही है तो वो किस तरह से उनको हल कर पाए। साथ ही साथ बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करना और साथ ही साथ माताओं को भी ब्रेस्ट फीड करना कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्यों इतना जरूरी है, इस बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। इस इनिशिएटिव में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर शालू जैन से। डॉक्टर शालू जैन, शी इज अ फेमिनिस्ट, हेल्थ, वाइटफील्ड बैंगलोर में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट है। वो IAP NNF इंडिया की लाइफ मेंबर हैं। डॉक्टर शालू स्पेशलाइज करती हैं एक्सट्रीम प्रीमीज केस में, साथ ही साथ सिक न्यूबॉर्न्स के केस में और न्यूनेटल सर्जिकल इंटेंसिव केयर के भी केस में। इसके साथ ही साथ न्यूनेटल ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट सपोर्ट एंड फैमिली सेंटर्ड केयर में भी उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने बाल पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में अपना PGP पूरा किया है। एक गर्ल चाइल्ड के हेल्थ, न्यूट्रिशन और एडुकेशन को बढ़ावा देने में ये उनका मोटिव रहा है और हमारे सोसाइटी में फीमेल फोटोसाइट को अंत करना यानी उसे एंड करना, उसके लिए वो काफी काम कर रही है और उसके लिए वो कार्यरत है। हेलो डॉक्टर शालू, वेलकम टू वर्ल्ड नमस्ते। वीक एट मेडी सर्कल। नमस्ते नमस्ते। शालू, आपने ये बात कही कि जैसे आपके इंट्रोडक्शन में हमने जाना कि आप जो गर्ल साइड का जो साइड उसको आप एंड करने के लिए काफी काम कर रही हैं, तो ये कि आप किस तरह से करिए और आप कितने हद तक एज सफल? ए पीडियाट्रिशियन जैसे भी कम हम लोग मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वी यूजुअली एनकरेज देम कि नहीं, गर्ल चाइल्ड इज वेरी गुड एंड चाइल्ड हु इज जो स्वस्थ है, स्वस्थ बच्चा, अच्छा बच्चा, जो स्मार्ट बच्चा, दैट इज ओनली थिंग वी नीड। लड़की है लड़का है फर्क नहीं पड़ता है। कोई आता है तो वी यूजुअली encourage them not to go for any determination if they are coming for the second child, मदर स्टिल कैरी कर रही है तो उनको encourage करते हैं कि आप थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग भी करिए और आगे डोंट थिंक अबाउट हैविंग अ गर्ल चाइल्ड ओनली। और अगर बच्चा लड़की है तो आप मतलब ये सोच के मत करिए अल्ट्रासाउंड कि आपको बेबी, आई कैन नॉट गो लीगली, आई एम नॉट गोइंग लीगली आफ्टर एनी डॉक्टर और एनीथिंग, बट आई यूजुअली डू विद द काउंसलिंग ओनली। सो पेरेंट्स जब आते हैं उनको समझाने का, क्योंकि वो जब पहले बच्चे के साथ हमारे पास आते हैं तो हमारे पर बहुत विश्वास रखते हैं, हमारी बात सुनते हैं। तो उनसे जब हम बात करते हैं तो कई लोगों को मैं की थिंकिंग चेंज करने में हम लोग कामयाब भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुन लेते हैं। तो मेरा काम है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। मैं आई माई सेल्फ हैव 2 daughters। तो हाँ, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। गर्ल चाइल्ड मतलब आपको
आपको भगवान ने देवी दी है, बहुत अच्छी बात है, आपको लड़की दी है। आप इसको संभाल के रखिए, अच्छे से रखिए, पढ़ाइए लिखाइए, लायक बनाइए, वो लड़के से भी बढ़कर है। डॉक्टर शालूजा, हाँ। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप बहुत ही लकी हैं कि आपके पास 2 गर्ल चाइल्ड है, बिकॉज रियली अ गर्ल इज, जैसा कहा भी जाता है कि भाई गर्ल हमेशा टिल द एंड शी इज देयर विद द पेरेंट्स, तो वो हमेशा अपने माँ बाप का सपोर्ट करती है। हमारे समाज में ये लड़का और लड़की का जो भेदभाव उसे काफी हद तक हमें कम होता देखा है, लेकिन अभी और भी इसमें हमें आगे काम करना है। ऐसे कई भी ऐसे राज्य हैं, ऐसे कई ऐसे प्रदेश हैं जहां अभी भी लड़कियों को और लड़कों के बीच बहुत ज्यादा बराबरी नहीं की जा रही होती है, उन्हें बहुत सारे मौके नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन हम इस तरह के एग्जाम्पल सेट करके और अच्छा कर सकते हैं, लोगों के बीच ये जागरूकता बढ़ा सकते हैं कि लड़कियां भी उतने ही काबिल हैं जितने लड़के हैं। और अगर आपके पास लड़कियां हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली। सोचे कि भाई ये क्यों है, और उसे आप भगवान का एक बहुत बड़ा देन अपने पास रखें और देन समझ आगे जिंदगी में आगे जाने के लिए अग्रसर करें। आप देखें ओलंपिक से लेकर के ओलंपिक में, यस। कर रहे हैं। डॉक्टर शालू, हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक पे जो हमारे ये कुछ टॉपिक्स रहेंगे, उसमें पहला आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी। कई बार जब छोटे बच्चों को माएँ ब्रेस्ट फीड कर रही होती है तो उन्हें कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि उन्हें कितनी बार ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, जनरली ऑन डिमांड होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, यही तो सबसे अच्छी बात है, स्तनपान में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे WHO और यूनिसेफ जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, सारी स्टडीज के सारे एविडेंसेस के बाद यही रिकमेंड करती है कि बच्चा जैसे ही पैदा हो, अगर बच्चा नॉर्मल है, माँ भी स्वस्थ है, तो बच्चे को तुरंत स्तनपान कराना है, आधे घंटे के अंदर अंदर स्तनपान कराना है। और उसके बाद हर जैसे जैसे बच्चा डिमांड करता है, अगर 1 घंटे में मांग रहा है तो 1 घंटे में पिलाना है, 2 घंटे में मांग रहा है तो 2 घंटे में पिलाना है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो इनिशियली डॉक्टर्स देखते हैं कि हाँ बच्चा सुस्त ना हो जाए, उठ ही नहीं रहा है या बीमार है, नहीं पी पा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हेल्दी बच्चा है तो वो ऑन डिमांड हम उसको फीड एनकरेज करेंगे। उसमें आपको घड़ी नहीं देखनी है, कितनी देर तक पिलाना है वो नहीं देखना है। और इतना ध्यान रख, बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए, बच्चा को यूरिन आउटपुट्स लाइक आराम से 6 to 8 फुल डाइपर्स, अगर आप डाइपर्स पहना रहे हैं तो आपको लग रहा है अच्छे हेवी डाइपर्स हो रहे हैं, तो दैट मीन्स बेबी इज टेकिंग एडिक्वेट फीड। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एंड एज द बेबी ग्रोज, सो यूजली, लेकिन अगर हम एक बार अगर लेके चलें कि अगर थोड़ा आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए, तो यूजली क्या होता है कि जब इनिशियली व्हेन बेबी इज बॉर्न, उस टाइम बेबी बहुत फ्रिक्वेंटली फीड्स लेता है, एवरी आवर्स और 2 hours फीड्स लेता है। As the baby settles down over a period of time, some days, and settles down to frequency of 2 to 3 hours. ये in general देखा गया है, लेकिन we cannot generalize it to every child. Some babies continue to demand more. Some babies like to feed after 3 or 4 hours also. So it's as per their demand. But after some time, like as this continues, after 4 months and all, by the time they grow and they start taking a longer nap या ज़्यादा देर सोने लगते हैं, तब वो कभी कभी दिन भर में 6 to 8 फीड्स ही लेते हैं। दैट मीन्स 3 to 4 hours का गैप लेते हैं फीड्स के बीच में। सो बट सम बेबीज लाइक टू फीड एवरी 3 hours ऑल्सो। तो उसमें आपको देखना नहीं है कि नहीं मुझे अपने बच्चे को कम दूध पिलाना है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऊपर का दूध सोचते हैं पिलाने की, कि मुझे कैसे कैसे पिलाना है, कितना पिलाना है। जब माँ स्तनपान कर रही है उसको कुछ नहीं सोचना है। जब बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया मतलब बच्चे का पेट भर गया, बच्चा अच्छे से सो रहा है और अच्छे से उसको मोशन यूरिन सब हो रहा है, दैट मीन्स बेबी इज गेटिंग एडिक्वेट फीड्स। जी। और डॉक्टर शालू, एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी, कई बार जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसमें कई तरह के स्टरलाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है, बॉटल से लेकर कुछ बिल्कुल बहुत बहुत मुश्किल है। स्तनपान के समय में ब्रेस्ट को हर बार अगर हमें क्लीन करना चाहिए बच्चों को ब्रेस्ट फीड करने के पहले, क्योंकि ये भी एक दुविधा रहती है माओ के बीच कि उन्हें लगता है क्या हर बार ब्रेस्ट को साफ कपड़े से या गर्म पानी से पोंछ करके ही बच्चे के मुंह में डालना चाहिए, क्योंकि इससे भी थोड़ा क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी मदर्स को इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, या अभी मदर इज इन्फेक्टेड विद सम डिजीज, सो बेटर टू क्लीन, और यू कैन यूज अ क्लीन वाइप और क्लीन कपड़ा, कोई भी कॉटन कपड़ा लेके आप क्लीन करके देन यू कैन पुट इट इन द बेबीज माउथ। इन जनरल बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती कि रात में आप उठ उठ के बार बार वॉश करने जा रहे हैं। Sometimes you can do it, or if you're applying some cream for your body, sometimes mothers get some nipple soreness, उसके लिए उन्होंने कोई मेडिसिन लगाई है, तो if you are putting some medicine,
तो उस टाइम आपको वाइप करना है, बिकॉज इट विल इम्पार्ट अ टेस्ट टू द मिल्क, फिर बेबी विल स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क। तो वो उसका ध्यान रखना है। अगर कोई मेडिसिन लगा रहे हैं या आप बहुत स्वेटी हैं या कुछ यू हैव नॉट टेकन बाथ, देन प्लीज स्क्रब and then give the, because the risk of transmission of infection from the mother to baby will always stay if the mother is not taking care of hygiene. रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो ट्रांसमिशन होने का चांसेस रहता है माँ से बच्चों के तरफ, कोविड जिन माओं को हो चुका है या जिन माताओं को कोविड का खतरा है, क्या ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होने का खतरा होता है माता से बच्चे में? अभी तक जहाँ तक अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर्स मिल्क से बेबी को होता है कि नहीं होता है, लेकिन इतना प्रूव कर पाए हैं कि विद ऑल द रिस्क्स एंड इफ वी, अगर हम लोग मेजर करें वे रिस्क्स वर्सेस बेनिफिट, सो बेनिफिट्स कहीं ज्यादा है देन द रिस्क इन्वॉल्व। सो मदर, एक कोई भी मदर अगर वो रिसेंटली इन्फेक्टेड है, अनलेस वो बहुत ज्यादा बीमार है या बच्चा बीमार है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मदर गॉट इन्फेक्टेड और बेबी को भी कोविड हो गया है सपोज, और बेबी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तब तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज अगर मदर इज हेल्दी एंड शी कैन फीड द बेबी एंड बेबी इज ऑल्सो एसिम्टोमेटिक, या बच्चे को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो माँ आराम से बच्चे को फीड करा सकती है, मास्क पहन सकती है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। आपको मास्क हमेशा लगा के रखना है। हाँ, बेबी को टच करने से पहले हैंड वॉश करना है विद सोप एंड वाटर फॉर 20 सेकेंड्स। और उसके अलावा आप जब भी आप बेबी को फीड नहीं करा रहे हैं उस टाइम ध्यान रखिए कि आप बेबी को थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए। और सपोज ऐसा होता है कि मदर बहुत बीमार हो गई है कोविड से, मदर फीड नहीं करा पा रही है या ज्यादा केयर नहीं कर पा रही बिकॉज शी हरसेल्फ, वो अपने ध्यान नहीं कर पा रही हैं, तो उस टाइम पे शी इफ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ कहती है बहुत डर जाते, नहीं कोविड हो गया है मेरे से बच्चे को हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ये कि मेंटल भी वो रहता है इशू। सो एज अ पीडियाट्रिशियन वी हैव हैंडल्ड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस मल्टीपल टाइम्स दीज डेज। सो मेनी टाइम्स दे themselves choose कि नहीं मैं अपने बेबी को फीड नहीं करा पाऊंगी या अपने पास नहीं रख पाऊंगी, तो हम उनको क्या एनकरेज करते हैं कि अपने बेबी को आप किसी ऐसे फैमिली मेंबर को दीजिए जो कोविड नेगेटिव हो, और हम आपका मिल्क एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क ही बेबी को सप्लाई करेंगे। सो वी टीच देम हाउ टू एक्सप्रेस द मिल्क with washing their hands and using the mask and sanitizing the surfaces and with proper hygienic precautions पूरा लेने के बाद जो मिल्क एक्सप्रेस होता है वो जो केयर गिवर को सप्लाई किया जाता है, एंड द केयर गिवर गिव्स द मिल्क टू द बेबी थ्रू द स्पून। जी जी। बच्चों में ये जो जो ब्रेस्ट फीड जो ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं वो देखे जाते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं मेंटली भी और फिजिकली भी, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू दोस किड्स हु आर ऑन फॉर्मूला मिल्क और काउज मिल्क। यानी कि अगर ये दूध इतना जरूरी है तो इसका जो माताओं को अगर ये दूध पिला रही होती हैं तो उन्हें अपने खान पान में किन चीजों पे बदलाव लाना चाहिए, किन चीजों को ऐड करना चाहिए, खासकर कि जो ये दूध की क्वालिटी या साथ साथ दूध की मात्रा उसको बढ़ा सके। जनरली एक अच्छा खान पान तो बिल्कुल ही जरूरी है जिसमें ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड किए जाए, लेकिन क्या सचमुच कुछ ऐसा स्पेसिफिक डाइट होता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स? या मैं कहूंगी कि डाइट इज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जब आप गर्भवती होते हैं या दूध पिला रहे हैं, दोनों ही टाइम आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा भी ओवर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेटली आपको 500 to 600 किलो कैलोरीज ज्यादा चाहिए होती हैं नॉर्मल से, सो दैट यू कैन गेट इन वन डाइट इटसेल्फ एक्स्ट्रा। सो उसमें आपको यूजुअली क्या करना है कि 3 मील्स आपको प्रॉपर मील्स लेना चाहिए, और 2 to 3 लाइट स्नैक्स आपको लेने चाहिए। उसमें आपका प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन जैसे आपको दालों में मिलता है, मीट में, एग्स में, और आपको नट्स में और सीड्स में मिलता है, वो मिलता है। फिर उसके अलावा आपको आयरन और कैल्शियम का खास ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज आयरन इज द ओनली सोर्स ऑफ will be the source of iron for the breast milk and this is easily available for the baby. So आयरन के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो आपकी हरी पत्तियों की सब्जियां हैं और जो दालें हैं, उनको उनकी मात्रा अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए। और कैल्शियम के लिए आपका जो दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पनीर हो गया, कर्ड है, चीज है, ये सब आप ले सकते हैं। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दैट वी आर टेकिंग ऑलरेडी। और उसके अलावा रागी साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से खाते हैं,
कुछ लोग जिनके यहाँ खाया जाता है रागी, रागी इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, सो वो आप अगर चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। उसके अलावा देर आर लाइक पानी बहुत जरूरी है। पानी इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स, 7 to 8 ग्लासेस तो मिनिमम आपको पीना है। दैट जो फ्लूइड होता है दैट हेल्प्स टू लेट डाउन द मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपको मिल्क उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। फिर उसके साथ में से आप क्या क्या ले सकते हैं, आप मिल्क साथ में दूध ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, नॉर्मल पानी के अलावा नारियल का पानी भी पी सकते हैं। बट जो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए, वो हैं जैसे कि आपकी बहुत शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, जो चॉकलेट्स एंड शुगरी ड्रिंक्स हैं, या आपको कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जैसे चाय, कॉफी, ये आपको अवॉइड करना है। और नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल कैन बी कंसिडर्ड सेफ, दैट आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में एंड लैक्टेशन बोथ, you have to avoid them. So and then there are some things हम लोग ट्रेडिशनली खाते हैं, सब लोग खाते हैं, शायद गोंद के लड्डू, मेथी सीड्स, जीरा सीड्स। सो ये सब भी बहुत अच्छे नेचुरल लैक्टोगॉग्स होते हैं। लैक्टोगॉग होते हैं जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। सो दीज आर नेचुरल लैक्टोगॉग्स, सो यू कैन इन मॉडरेट क्वांटिटीज यू कैन टेक देम। फिर उसके अलावा दूध के प्रोडक्शन के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ, जो कि सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड रहती है। तो हाँ, और बार उन्हें ये एडवाइसेस मिलते हैं अपने बुजुर्गों से कि ये खाओ वो खाओ, लेकिन कई बार जो उनके एनवायरमेंट्स होते हैं, जो सोशल एनवायरनमेंट होते हैं, वो उतने हैप्पी या उतने नहीं ध्यान दिए जाते, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। कई तो माताओं को ऐसे भी पोस्टमार्टम वो जो फियर्स रहता है, जो एक डिप्रेशन होता है, वो पहले उस डिप्रेशन के दौर से गुजर रही होती। इसमें एक और जिम्मेदारी आ जाती है ब्रेस्ट फीडिंग की। तो इसके बारे में भी आप बताएं डॉक्टर शादी। हाँ, उसका लिए सबसे एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो प्राइवेसी फॉर द मदर एंड द बेबी व्हाइल फीडिंग, देन सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड helping her in everything, household chores, because it's a big responsibility mother has got. She is sleep deprived, वो सो भी नहीं पाती है रात में, थक जाती है, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है प्रॉपर। So उसको mental health and she is going through lot of hormonal changes. She just delivered a baby, hormonal and physical changes. So and a new mother especially, जो एक नई नई माँ बनी है, उसे नहीं पता है बेबी को क्या, उसको बहुत फियर्स होते हैं, माइंड में बहुत फियर्स होते हैं। एंड देन जजमेंट्स, सोसाइटल जजमेंट्स, बेबी को वेट गेन नहीं हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, वैसे क्यों कर रही हो। तो कितना भी आप कर लीजिए, जजमेंट्स होते हैं with regards to everyone, और स्पेशली इंडिया में तो जैसे अगर फीमेल चाइल्ड बॉर्न हुआ है तो many people will be depressed because of that only. So that is one thing that I have seen in multiple cases, like in my whole career I have seen many cases where I have seen mothers crying like anything. So we sometimes try to support them, because I say first and foremost, how much ever you take food, but if you are you have anxiety, you will not produce milk, because anxiety is an inhibitory factor. वो उसका आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसको इनहिबिट करती है। तो आप जितना काम रहोगे, डीप मेडिटेट करोगे, तो मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट, एडिक्वेट स्लीप इज इम्पोर्टेंट, और जो पार्टनर होता है उसको बहुत सपोर्ट देना है। तो आप इसके लिए एंटीनेटली, जैसे माँ जब गर्भवती होती है उसी समय उनको उस चीज की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो हस्बैंड्स होते हैं उनको आना चाहिए क्लासेस में, एंड दे शुड बी टॉट हाउ टू सपोर्ट देम वंस द बेबी इज बोर्न। दे शुड बी मेड प्रिपेयर कि आप बेबी के डाइपर्स कैसे चेंज करने हैं, हर चीज के लिए माँ को परेशान नहीं करना है, कुछ चीजें घर वालों को भी करनी है, तो वो सब चीजें हमें ट्रेन करना चाहिए। एंड पेरेंट्स शुड आल्सो शो इंटरेस्ट and go and attend those classes, though not possible in this pandemic. But online classes होती हैं आजकल जी, सब जगह बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मैं अपनी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स और डिस्कम्फर्ट्स हैं जो इस पूरे ब्रेस्ट फीडिंग के जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके साथ अटैच्ड है। और मैं आपसे क्विकली कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी, आप काइंडली उसके जो भी पॉसिबल बताएं। जैसा पहला है सोर और क्रैक्ड निपल्स। हाँ, सोर और क्रैक निपल्स ज्यादातर ना बच्चा अगर सही से लैच नहीं कर रहा है ब्रेस्ट में, तभी देखा गया है कि होते हैं। बेसिकली क्या होता है, कई बार जब मदर्स की पोजीशन ठीक नहीं होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, सो दे यूजुअली बेबी सक्स ओनली ऑनटू द निपल,
So if you go with the anatomy of the breast, so there is a brown portion around the nipple that baby should have full into the mouth. लेकिन कभी कभी बेबी सिर्फ निपल पे सक करता है. समझो बेबी का लैचिंग प्रॉपर नहीं होगा तो आपको सोरनेस ऑफ द निपल आएगी एंड पेनफुल. द लैचिंग विल बी वेरी पेनफुल. मदर विल नॉट बी एबल टू फीड द ब्रेस्ट, फीड द बेबी. उसके ऐसी सिचुएशन में आपको हेल्प लेनी है. You have to take the help of your pediatrician or your obstetrician, or even if आपको आपके हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी है कि वहाँ पे लैक्टेशन काउंसलर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ भी हेल्प करते हैं, तो आप उनसे हेल्प लीजिए एंड अपना लैचिंग करेक्ट करवाइए. आपका लैचिंग करेक्ट हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी. दूसरा प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है कि कई बार जो बेबी होता है वो प्रॉपरली लैच नहीं कर पा रहा होता है. इसमें एक और चीज देखा गया है डॉक्टर, कई बार जब मदर्स ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं बच्चों को, तो कई बार जो नोज का नाक का पोर्शन होता है वो काफी दर्द कर रहा होता है और वो ध्यान नहीं दे रही होती है. ये काफी हद तक खतरनाक भी हो सकता है. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए ये that's why the position is very important. Putting the baby, keeping the baby's body at rest all the time, supporting the head and neck of the baby, and you have to support your breasts as well. So from the other hand, when you put the breast in the baby's mouth, you have to make sure that the nose is free for the breathing. And you should not feed the baby while lying down on the bed in a tilted position. That sometimes blocks the baby's nose. And also is prone, the baby becomes prone for ear infections. So it is not advisable to feed the baby while you're lying down on the bed, unless sometimes when the baby mothers have undergone a cesarean section, we do feed the babies when the mothers are lying down, but in a observational manner, like someone will help. And after that, the baby is put for burping, but not for all the time. And about breast quantity, sometimes दूध कम आ रहा होता है और कई बार दूध बहुत ज्यादा आ रहा होता है. इस केस में माँ को क्या करना चाहिए? एक्सेसिव ब्रेस्ट मिल्क एक्चुअली कभी कभी इनिशियली होता है, जैसे बेबी फ्रिक्वेंटली फीड करता है तो यू स्टार्ट हैविंग एंगॉजमेंट इनिशियली, आपको हार्डनेस ऑफ द ब्रेस्ट एंड ऑल फील होने लगता है. तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि आप या तो वार्म बाथ ले लीजिए, गो टू द शावर एंड टेक अ वार्म बाथ. सो और यू कैन हैव वार्म, थोड़ा गर्म कपड़ा लेके आप यू कैन डू द हॉट फर्मेंटेशन, सिकाई कर सकते हैं. सिकाई करने से क्या होता है कि आपका जो इनिशियल जो एंगॉजमेंट होती है उसमें लेट डाउन ऑफ द मिल्क शुरू हो जाता है. मिल्क लेट डाउन होता है तो आपकी ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाती है एंड इट बिकम्स बेटर फॉर द बेबी टू लैच. अगर बहुत हार्ड एंड एंगॉज ब्रेस्ट होंगे, निपल्स फ्लैट हो जाएंगे एंड बेबी लैच नहीं कर पाएगा. तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है. कई बार स्टार्टिंग में आती है, ज्यादातर जब बच्चा शुरू करता है फीड करना, इनिशियल फर्स्ट मंथ में ज्यादा प्रॉब्लम आती है. उसके बाद धीरे धीरे मदर का जो रेगुलेट हो जाता है मिल्क प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बेबी. एक आखिरी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूंगी, ब्लॉक्ड मिल्क डक्ट, यानी जो मिल्क का जो डक्ट है वो कई बार ब्लॉक्ड हो जाता है. इसके लिए क्या डायरेक्ट अपने डॉक्टर्स को ही अप्रोच करना चाहिए अगर वो ऐसा? यस, उसके लिए इनको डॉक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए. और अगर पेन हो रहा है तो ओवर द काउंटर जो पेन रिलीफ मेडिकेशंस डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप ले सकते हैं. अगर ज्यादा पेन हो रहा है, कभी कभी जैसे एब्सेस बन जाती है, उधर इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स भी देते हैं. तो ब्लॉक मिल्क डक्ट्स कभी कभी बहुत सीरियस हो जाता है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले तो अच्छा रहेगा. So thank you so much Dr. Shalu for coming on MediCircle. और आपने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के जो हमारे इस मीडिया इवेंट है उसमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतने सारे अच्छे एडवाइसेस दिए. आई होप ऑडियंस वुड डेफिनेटली लाइक दिस. एंड इस तरह के जो हमारा जो ये इनिशिएटिव है वो मैं चाहती हूँ कि और से और हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम अपनी माओ को और इनकरेज कर सके. साथ ही साथ उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी इनकरेज कर सकें कि वो फ्री होकर के, बिल्कुल हैप्पी होकर के ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करें. बिकॉज हेल्दी बेबीज आर हेल्दियर इंडिया. जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा एंड उसकी नींव यहीं से स्टार्ट होती है. सो वी शुड बी डेफिनेटली टेकिंग इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन. वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर शालू. थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म पे आके बात करने के लिए. थैंक यू.